हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री लाइक साइन थीटा, कोस थीटा और इनके कुछ फॉर्मूले, कोसेक, सेक और टेन थीटा, कोट थीटा, इन सब के बारे में आपने कुछ ना कुछ नॉलेज तो आपको क्लास 10th से भी मिली होगी। लेकिन आज हम उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर चल रहे हैं, तो हम अपना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक आपने जो एंगल्स पढ़े थे, अभी तक हम एंगल्स जो हैं वो मेज़र कर रहे थे, डिग्रीज़ में मेज़र कर रहे थे। लेकिन अब हम सीखेंगे कि एंगल्स जो हैं वो रेडियन में भी मेज़र हो सकते हैं। और जनरली क्लास 11th या 12th में हम एंगल्स को रेडियन में ही रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं। और अगर हम कहें कि डिग्रीज़ और रेडियन में रिलेशन क्या होता है, तो एक सिंपल सा रिलेशन है। अगर हमें किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो एक रिलेशन है बहुत ही सिंपल सा कि पाई नंबर ऑफ रेडियंस जो हैं वो 180 डिग्रीज़ के बराबर होता है। अगर कल को कोई हमसे ये पूछ ले कि सर एक रेडियन की वैल्यू क्या होती है, तो एक रेडियन हम यहाँ से बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि 180 डिग्री अपॉन पाई रेडियन के बराबर हो जाएगा। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। एक सिंपल सा रिलेशन है, यहाँ से हम किसी भी रेडियन या डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी तक पढ़ रहे थे कि साइन 60 की वैल्यू निकाल रहे थे, साइन 60 डिग्री की। तो अगर हमसे कोई कह दे कि सर 60 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो हमें ऊपर रिलेशन दिया हुआ है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियंस के बराबर होता है। तो अगर हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा अपना 60 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 रेडियंस। तो ऐसे हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि 90 डिग्री अगर हमसे कोई पूछे तो सेम हम ऊपर से कह सकते हैं कि ये अपना बराबर आ जाएगा पाई बाई 2 रेडियन के। ऐसे ही अगर कोई हमसे पूछे कि 30 डिग्री बता दो सर, तो 30 डिग्री हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन के। कहाँ से आ रहा है ये सब? इस रिलेशन को यूज़ करने से। ठीक है। अगर जैसे कि अब हमने सीख रहे थे हम कि साइन 60 की वैल्यू हमने क्लास 10th में पढ़ी हुई है कि साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो अगर अब हमसे कोई ये पूछ ले कि सर साइन 60 की मत बताओ, अब सर आप बताइए साइन पाई/3 की, तो साइन पाई/3 की भी वैल्यू वही होगी √3/2, क्योंकि पाई/3 और 60 डिग्री दोनों का मतलब एक ही है, बस मेज़रमेंट करने की जो यूनिट है वो बदल गई है। जैसे कि अगर अपन वेट जो है वो हम किलोग्राम में भी मेज़र करते हैं और ग्राम में भी मेज़र करते हैं, दोनों में मेज़र करते हैं। तो ऐसे ही अब जो है वो एंगल्स भी दो में मेज़रमेंट होंगे, डिग्रीज़ में भी और रेडियन में भी। ठीक है। तो अभी तक हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि 180 डिग्रीज़ जो है वो पाई रेडियन के बराबर होती हैं। तो क्या सर कोई और भी रिलेशन है? बिल्कुल। एक रिलेशन और है कि अगर हमसे कोई पूछे कि सर 1 डिग्री में कितनी मिनट्स होती हैं, तो 1 डिग्री में 60 मिनट्स होती हैं। एक ये भी रिलेशन है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 60 मिनट्स। अब हमसे कोई पूछे सर 1 मिनट में भी कुछ होता है क्या, तो ऑब्वियस सी बात है 1 मिनट में जो है वो 60 सेकेंड्स होती हैं, और उसको हम ऐसे मेज़र कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं। तो अगर अब हमसे कोई कुछ कह रहा हो कि सर एक रेडियन में कितने डिग्रीज़ होते हैं ये बता दीजिए, तो ये हमने ऊपर बताया है 180 डिग्री अपॉन पाई। अब क्या हम इसको फर्दर भी सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर पाई की वैल्यू हम क्या होती है 22/7। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम कैलकुलेशन में यही यूज़ करते हैं, तो हम इसको बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 180 डिग्री अपॉन 22 × 7 को, तो ये अप्रोक्स आता है कुछ 57 डिग्रीज़ और 17 मिनट्स और 45 सेकेंड्स। ये एग्जैक्ट वैल्यू यही है। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल सी, कर लेगा बड़े आराम से। तो एक रेडियन में कितनी डिग्रीज होती हैं? 57 डिग्री 17 मिनट्स 45 सेकेंड्स। ये भी एक रिलेशन है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ तक तो बहुत ही बेसिक चल रहा है। ठीक है। अब हम
कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं, जो आइडेंटिटी जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, क्लास 10th में भी पढ़ी हैं, और उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक दो आइडेंटिटी एक्स्ट्रा बता देता हूँ अभी, क्योंकि अगर अचानक से अगर मैंने सारी आइडेंटिटीज़ बता दी तो हो सकता है कि आप लोगों को बर्डन लगे, इसलिए धीरे धीरे करते हैं सब कुछ। तो कुछ आइडेंटिटी जो हमने क्लास 10th में पढ़ी हैं वो सब ये हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है ये 1 के बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये भी 1 के बराबर होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा भी 1 के बराबर होता है। लेकिन अभी तक हम क्लास 10th में पढ़ते आ रहे थे कि ये हमेशा डिफाइन फॉर ऑल थीटा के लिए इसकी वैल्यू यही आती है, ऐसा हमने क्लास 10th में पढ़ा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये हमेशा डिफाइन नहीं है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये केवल तब होती हैं जिस थीटा के लिए वैलिड ओनली व्हेन these trigonometric functions are defined। तो अब आप लोग कहोगे कि सर इसका क्या मतलब है डिफाइंड का। तो जैसे हमने क्लास 10th में पढ़ा है कि 1090 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हम जनरली लिखते हैं कि नॉट डिफाइंड लिखते हैं, 1090 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का मतलब यही है कि फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री के लिए 10x जो है वो डिफाइन नहीं है। तो अगर हमसे कल को कोई कह दे कि सर फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमें ये ऊपर वाली जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, ये वाली जो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, इनके लिए ये ध्यान रखना है कि ये तभी 1 होती हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो उसमें आ रहे हैं वो डिफाइंड हों उस थीटा के लिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं, और आगे में हम ये देख लेते हैं कि एंगल्स जो हैं, अभी तक हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे थीटा जो है वो अपना बिलोंग कर रहा था 0 से 90 डिग्री तक, कि मतलब या तो थीटा की जो वैल्यू आ रही थी वो 0 से 90 के बीच की ही आ रही थी, 0 से 90 के बीच की वैल्यू ही हम ले रहे थे क्लास 10th में। ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू का मतलब थीटा की कोई भी वैल्यू आ सकती है 0 से 90 के बीच में। और ये जो ये ब्रैकेट्स हैं, इस ब्रैकेट का क्या मतलब है, ये ब्रैकेट शो कर रही है कि इस इंटरवल में 0 भी इंक्लूड है और 90 भी इंक्लूड है, इंक्लूड 0 एंड 90 बोथ। या अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं कि ये इंटरवल वाला भी, कि ये इंटरवल्स को लिखते कैसे हैं, तो वो भी हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम एंगल्स देखेंगे। तो अगर हम कहें कि कोई वैल्यू है x मान लेते हैं, और x जो है अगर वो a से b के बीच में आ रहा है, मतलब x जो है वो कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जो a से तो बड़ी है और b से छोटी है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a टू b। मतलब कि बजाय कि हम इसको पूरा डिटेल में लिखें, ऐसे हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। ये हो गया एक तरीका इंटरवल को लिखने का। ऊपर हम टाइटल डाल लेते हैं चलो इसमें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल। अब एक सेकंड, ज़रूरी थोड़ी ना है कि x जो है वो a और b के दोनों के बीच में ही आएगा। हो सकता है कि x जो है वो इस तरीके से हो कि a के तो बराबर भी हो सकता है और b से छोटा हो। तो इसको कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a टू b। तो अब हमें ये देखना होगा कि ऊपर जो थी वो ब्रैकेट्स अपनी क्लोज नहीं थी, इनको हम बोलते हैं ओपन ब्रैकेट्स, और इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट्स।
तो क्लोज ब्रैकेट हमेशा किस तरफ लगानी है, जहाँ पे इक्वल टू साइन आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे आ रहा है तो ए के पास आ रहा है ना, तो ए पे हमने क्या किया, क्लोज ब्रैकेट लगा दी। ऐसे ही हो सकता है कि ये बी पे जा रहा हो क्लोज ब्रैकेट, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए पे ओपन और बी पे क्लोज ब्रैकेट। ऐसे ही एक और केस बनता है कि x जो है वो a और b क्या पता दोनों के ही बराबर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, a और b दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। तो इसका अब हम ये देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये जो हमने लिखा इसका मतलब है कि मान लो कि x, हमने ऐसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि x जो है वो 1 से 5 के बीच का कोई नंबर है, और x अगर हम मान लेते हैं कि x जो है वो अपना क्या है, n का मतलब क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो x वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो 1 और 5 के बीच में आते हैं, बट इंक्लूडिंग 1 एंड 5, क्योंकि 1 और 5 दोनों पे क्या है, इक्वल टू का साइन है। तो इसमें इसका मतलब ये है कि x में हमें 1 भी लिखना होगा, 5 भी लिखना होगा, और इन दोनों के बीच के नेचुरल नंबर भी लिखने होंगे। तो क्या सिर्फ हमें नेचुरल नंबर ही लिखना है, क्योंकि आगे मैंने बताया हुआ है कि x अपने केस में क्या है, n से बिलोंग कर रहा है, n का मतलब नेचुरल नंबर, तो हमें वो सारे नेचुरल नंबर लिखने होंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1 2 3 4 5। तो ये एक तरीका हो गया इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करने का। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री पे वापस आ जाते हैं। चलो अब ट्रिग्नोमेट्री के देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले तो अब हमने अपने एंगल्स को ना 4 क्वाड्रेंट में बांट लिया है। तो ये क्या है कि ये हम मान लेते हैं कि ये अपना रेफरेंस है, जिसको हम 0 डिग्री शो कहते हैं। ये अपना 90 डिग्री है, ये वाली जो लाइन है। ये वाली लाइन को हम कहते हैं 180 डिग्री, इस वाली लाइन को हम कहते हैं 270 डिग्री, और ये वाली लाइन जब घूम के इधर वापस आ जाती है तो हम कह देते हैं कि ये कितना बन गया, 360 डिग्री। ये 0 डिग्री और ये 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने अपने यहाँ पे एंगल्स को जो है वो 4 क्वाड्रेंट में तोड़ा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब ये एंगल्स तोड़ के अपने को क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि अभी तक क्लास 10th में हम केवल सिर्फ 0 से 90 की बात कर रहे थे। अब हमारे पास हो सकता है कि एंगल की कोई वैल्यू पूछे हमसे कि साइन 120 डिग्री बताओ कितना होता है। हो सकता है कोई हमसे पूछे कि साइन 300 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होती है। तो जब हमें ये सब एंगल्स जो 90 से बड़े हैं इनकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हमें ये क्वाड्रेंट का ध्यान रखना होगा। ये क्वाड्रेंट हमारी बहुत हेल्प करेंगे यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को निकालने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वाड्रेंट का यूज़ क्या है। तो देखो भाई, ये क्वाड्रेंट हम ये देखेंगे कि हम एक पहले तो एक ट्रिक देख लेते हैं कि एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये ऐड शुगर टू कॉफ़ी क्या है। तो देखो ये बहुत ही ट्रिक है, बहुत ही आसान सी। क्या है ये, ऐड का मतलब है कि ए का मतलब ऑल, कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लाइक कि साइन है, कोसाइन है, कोसेक है, टेन है, कोट है, कोसेक है, जितने भी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पे सर एस का क्या मतलब है, जो आपने शुगर बोला था उसमें ये मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, साइन का उल्टा, ये दोनों ही क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सब सर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि देखो अगर अपने से कोई पूछे कि भाई साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो हमें वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि 120 डिग्री को ऑब्जर्व करो कि 120 डिग्री कहाँ होगा। तो हम हमेशा अपना जो एंगल है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मेज़र करना। तो देखो यहाँ से चलते हैं अपन, तो ये मेज़र करना चालू किया, यहाँ पे हम पहुँच गए। तो यहाँ पे पहुँचे तो कितना एंगल तक पहुँच गए, 90 डिग्री तक। और यहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो ये एंगल पूरा हो जाएगा 180 डिग्री। तो 120 जो है वो तो 90 और 180 के बीच में कहीं लाई करेगा। इसका मतलब डेफिनेटली 120 डिग्री जो है वो अपना सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, कहीं पर यहाँ कहीं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा 120 डिग्री। जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है 120 डिग्री, और हमने बोला है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो साइन ही तो है ये भी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी वो हम अभी बाद में देखेंगे, सिर्फ अभी हमारा मकसद है कि वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी ये पता करना। अब इसी तरीके से अगर हमसे कोई पूछे
कि भाई तुम लोग बताओ कि cos 120 की वैल्यू क्या है। तो देखो 120 डिग्री फिर वही कि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ना तो ये साइन है ना ये कोसेक है, ये तो कोसाइन है, और कोसाइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमें डायरेक्ट लिख देना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये तो अभी हो गया अपना क्या कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट तक। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आए, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है टी। टी का क्या मतलब हुआ, टैन और कोट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कोट क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पे आए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन और कोसाइन का उल्टा क्या होता है, कोसाइन का उल्टा सेक। ये जो एंगल्स हैं ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अब आपका मैं टेस्ट लेने के लिए अगर एक कुछ सिंपल से क्वेश्चंस बनाऊं, तो आप लोग बताइए कि साइन 310 डिग्री, tan 260 डिग्री, कोट 170 डिग्री और कोसेक 110 डिग्री। इन सब के साइन अपने को पता करना है कि कौन सा एंगल पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, ये सब हमें देखना है। तो सबसे पहला हमारा काम ये रहना चाहिए कि हमें एंगल्स को देखना है पहले कि एंगल कहाँ आ रहा है। तो देखो भाई यहाँ से घूमना चालू करते हैं 0 डिग्री से। ठीक है, ये अपन ने दोबारा बना लिया। 0 डिग्री से हमने घूमना चालू किया, हमें जाना है 310 डिग्री तक। तो ये तो हो गया 90, ये हो गया 180, ये हो गया 270। अब अगर मैं वापस पूरा पहुंच गया तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, 360 डिग्री पे। लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, 310 डिग्री तक। तो 310 डिग्री यहीं कहीं आएगा, इसी क्वाड्रेंट में, मतलब इस पूरे भाग में जो 90 डिग्री का एंगल बच रहा है यहीं कहीं आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ आ रहा है अपना। ठीक है, तो हमने माना कि 310 डिग्री यहाँ कहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर ये यहाँ भी आ जाए तो भी थोड़ी ना कुछ होने वाला है। मान लो वहाँ पे, मान लो हमारा मकसद तो ये है कि क्वाड्रेंट पता करना। तो क्वाड्रेंट तो हम पहले ही कह सकते हैं ना भाई कि क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, 310 डिग्री के फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। ठीक है, ठीक है सर। तो हमें ये पता चल गया है कि 310 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में अभी हमने ऊपर से देखते हैं कि ऊपर से देखा तो कोसाइन और सेक ये ही पॉजिटिव रहते हैं। तो इसका मतलब साइन क्या रहेगा उस क्वाड्रेंट में, नेगेटिव रहेगा, सीधी बात। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 260 डिग्री। तो ऊपर वाला मैं रब कर देता हूं क्योंकि वो हम समझ चुके हैं। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन 310 डिग्री अपना क्या आया, नेगेटिव आया। अब tan 260 डिग्री पे चलते हैं। हमने दोबारा अपना क्वाड्रेंट बनाया, दोबारा क्वाड्रेंट बनाया, फिर हम गए 90, फिर गए 180, और यहाँ पे अगर हम पूरा चला जा रहा हूँ तो मैं कहाँ पहुँच जा रहा हूँ, 270 डिग्री पे। लेकिन हमें कहाँ जाना है, 260 डिग्री पे। तो 260 डिग्री है वो यहाँ कहीं होगा, इससे तो पहले ही होगा, क्योंकि हमें हमेशा जो एंगल है वो अपना एंटी क्लॉकवाइज ही मेज़र करना है, एंटी क्लॉकवाइज ही मेज़र करना है। और कहाँ से मेज़र करना है, यहाँ से। ये वाला एंगल अपना क्या है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इस केस में अपना जो 260 डिग्री है वो क्या है, ये वाला एंगल यहाँ तक का। ठीक है, ये है अपना 260 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 260 डिग्री जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है भाई। बिल्कुल सर। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है सर, टैन और कोट बताया आपने कि पॉजिटिव रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो भाई ये भी तो थर्ड ही क्वाड्रेंट है, और टैन हमेशा क्या रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। तो हमें लिख देना है कि टैन 260 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ख़त्म ये भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, तो कि कोट 170 डिग्री। अब हम इसको देख लेते हैं, कोट 170 डिग्री इसको। तो देखो, तो कोट 170 डिग्री जो है वो यहाँ पे हमने बनाया। देखो अगर ये 90 हुआ, अगर मैं पूरा घूम जाऊँगा यहाँ तक, अगर मैं पूरा घूम जाता हूँ तो 180 डिग्री हो जाएगा। हमें कहाँ तक जाना है, 170 डिग्री तक जाना है। तो 170 डिग्री ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कहीं होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। बिल्कुल सर, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा। जब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोट क्या रहता है सर, केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब क्या रहते हैं, नेगेटिव। तो इसका आंसर भी अपने को मिल गया डायरेक्ट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं हम फोर्थ वाले पार्ट पे। तो फोर्थ वाला जो पार्ट है वो है कोसेक 110 डिग्री। हमने फिर दोबारा क्वाड्रेंट बनाया, 90 डिग्री हुआ।
अब अगर मैं पूरा घूम जाता हूँ तो 180 डिग्री रहेगा, लेकिन हमें जाना कितना है 110 डिग्रीज तक, तो 110 डिग्री यहाँ कहीं आ जाएगा, तो रहेगा तो सेकंड ही क्वाड्रेंट में। क्या ही फ़र्क पड़ता है कि वो कहाँ रहेगा, लेकिन रहेगा तो सेकंड ही क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव रहता है सर? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है और उसका उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट कि कोसेक 110 डिग्री की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी सर। खत्म। तो ये प्रेडिक्ट करना हमें आ गया है अब कि कौन वैल्यू पॉजिटिव रहती है, कौन वैल्यू नेगेटिव रहती है। अब सर ये तो आप केवल 0 से 360 डिग्री की ही बात कर रहे हैं, क्या इतने ही एंगल्स होते हैं? बिल्कुल नहीं, एंगल्स आगे भी होते हैं। तो जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं तुम लोगों को समझाने के लिए, अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। देखो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल लेते हैं बड़ा वाला। लेटस से कि मैं मानता हूँ कि अब मुझे वैल्यू निकालनी है कि 10 मान लेते हैं कि 500 की वैल्यू पता करनी है कि पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी। 10 500 डिग्री की वैल्यू। तो देखो भाई साहब 10 500 डिग्री के लिए देखो सबसे पहले तो क्वाड्रेंट बनाना ही है, ऑब्वियस सी बात है। देखो हमें पता है कि ये वाला वैल्यू कितनी है 0 डिग्री, तो हम घूमना चालू करेंगे पहले यहीं से। और घूमना कैसे है, हमें घूमना है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो सबसे पहले अपना चक्कर पूरा करते हैं अपन। तो ये अपन 180 डिग्री तक आ गए, ये 270 डिग्री तक आ गए, और ये हम पहुंच गए कहाँ पे 360 डिग्री पे पहुंच गए। सॉरी ये हेक्सागन बन गया। ये हम घूम गए कहाँ पे 360 डिग्री तक आ चुके हैं। यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और हम पहुँच गए 360 डिग्री तक, ठीक है। अब हम दोबारा चालू करते हैं क्योंकि 3 यहाँ तक आ गए। अब अगर मैं दोबारा चलता हूँ तो यहाँ पे पहुँचा मैं, तो ये कितना हो गया 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया 450 डिग्री हो गया। करेक्ट सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। 360 में मैंने सिर्फ 90 जो कि मैंने क्वाड्रेंट मूव किया है ये वाला जोड़ दिया है, 450 हो गया। अगर मैं एक बार फिर 90 जोड़ दूंगा तो मैं यहाँ आ जाऊँगा। अगर मैंने फिर से 90 जोड़ दिया तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, और फिर से 90 जोड़ा तो मैं कहाँ पहुँच गया 540 डिग्री पे। लेकिन मुझे तो कितना जाना है 500 डिग्री ही जाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 500 डिग्री है 450 और 540 डिग्री के बीच में होगा, और इन दोनों के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट आता है, ये वाला ही क्वाड्रेंट आता है। और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। करेक्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, इसका मतलब तो 10 500 डिग्री का मतलब था कि हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चेक करना है कि उसकी जो वैल्यू है 10 की वो पॉजिटिव रहती है कि नेगेटिव रहती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ऐसे हम किसी भी एंगल्स की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो ये तो हमने अभी तक बेसिक सीखा है। अब हमने अभी तक एक जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना उनका एक चार्ट ड्रा कर लेते हैं, डोमेन और रेंज का। अब सर ये डोमेन और रेंज क्या है और हम चार्ट ड्रा कर रहे हैं उनका? चार्ट नहीं है, बेसिकली एक टेबल कहूँगा मैं कि टेबल ड्रा कर लेते हैं जिसमें हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में नॉलेज हो कि उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम डोमेन की बजाय हम रेंज बात कर लेते हैं। रेंज क्या है बेसिकली? देखो अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो मान लेता हूं कि मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूं, तो साइन एक्स के लिए रेंज क्या है? रेंज का मतलब है कि साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। रेंज का मतलब क्या हुआ कि साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कब, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, जब भी ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं ये कहूँ कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, जो साइन एक्स है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग कर सकता है, तो साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो हो सकती है -1। चलो इसको मैं अभी ऐसे लिख देता हूँ एक बार। एक्स बिलोंग्स टू आर का क्या मतलब, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। ये मैंने क्या लिखा, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखो भाई एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब है कि एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, एक्स कैन टेक एनी वैल्यू, ठीक है। एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आ सकती है, तो साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से 1 जा सकती है, ठीक है। कब?
एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब कि साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या आ सकती है, -1 आ सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है, 1 आ सकती है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ऊपर अभी हमने यही डिस्कस कर रहे थे, इंटरवल्स को लिखना देख रहे थे ऊपर, तो साइन एक्स जो है वो -1 से 1 हो गया। तो ये जो वैल्यू आई साइन एक्स की, ये इसके लिए क्या है, रेंज है, रेंज ऑफ साइन एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर, वो क्या है, उसके लिए डोमेन है, ठीक है। तो यही चीज़ अब मैं एक टेबल की फॉर्म में आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने समझा दिया कि रेंज और डोमेन का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं साइन की। मान लेते हैं कि साइन एक्स की अगर हमें डोमेन बात कर रहे हैं, तो ऊपर हमने समझा है कि साइन एक्स के लिए डोमेन क्या रहेगी, एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, और कोई भी वैल्यू ले सकता है इसका मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। तो एक्स कोई भी वैल्यू ले सकता है, इसका मतलब कि वो कोई भी वैल्यू, आर का मतलब ही क्या होता है, रियल नंबर। तो इसका हमें ऐसे लिखना है कि एक्स कैन टेक ऑल रियल नंबर्स, इसलिए डोमेन क्या हो गई, आर हो गई, आर का मतलब रियल नंबर हो गई, ठीक है। कि एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। और हमने ऊपर ही डिस्कस किया है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी, -1 से 1 आएगी, सिंपल सी बात है। और हम अगर हमसे कोई पूछे कि सर ये -1 से 1 कैसे जा रही है, तो देखो भाई 0 से 1 तो हम पीछे ही अब क्लास 10th में पढ़ के आए हैं कि 0 से 1 तक तो जाती ही थी 90 डिग्री में। अब ये नेगेटिव हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि अब हमने समझा कि बाकी क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, सिर्फ 0 से 90 के लिए सब कोई पॉजिटिव रहता है, लेकिन बाकी क्वाड्रेंट में जो अपना माहौल है वो बदल रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव वैल्यू आई कहाँ से, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव होती रहती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, कोस एक्स, तो इसके लिए भी डोमेन जो है वो आर रहेगी, ठीक है। और रेंज क्या रहेगी, -1 से 1 रहेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं tan x पे। तो tan x जो है, tan x में क्या हम आर रख सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम क्लास 10th में टेबल में ये कहते थे कि x की वैल्यू 90 के लिए जो है, x की वैल्यू 90 डिग्री के लिए जो है, tan x की वैल्यू क्या आती थी, नॉट डिफाइंड आती थी। कब आती थी, 90 डिग्री के लिए नॉट डिफाइंड आती थी, फॉर x = 90 डिग्री के लिए आती थी, ठीक है। अब हमें डोमेन होता है वो जनरल फॉर्म में लिखना होता है, ठीक है। 90 डिग्री नहीं अटेन कर सकता, ठीक है, tan x जो है। तो tan x फिर 90 डिग्री ही अटेन नहीं करेगा कि बाकी भी नहीं अटेन करेगा, तो बाकी भी 90 डिग्री के जो मल्टीपल्स होंगे ना, ओड मल्टीपल्स, जैसे कि tan 270 डिग्री होगी, क्योंकि 90 डिग्री का ओड मल्टीपल है, जैसे कि 90 डिग्री इंटू 1 हो गया, 90 डिग्री इंटू 3 हो गया 270, और 90 डिग्री इंटू 5 हो गया 450 डिग्री। तो सर केवल ओड मल्टीपल्स ही जो हैं वो इसकी डोमेन में नहीं आएंगे, क्योंकि सिर्फ ओड मल्टीपल्स पे ही जो है वो tan x नॉट डिफाइंड रहता है, फॉर x = ओड मल्टीपल्स ऑफ 90, ठीक है। तो सर ये 90 डिग्री ही लिखना है क्या, नहीं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि डिग्री जो हम मेजरमेंट का यूज़ कर रहे थे वो क्लास 10th तक ठीक था, लेकिन अब हम क्लास 11th और क्लास 12th या IIT JEE जिसके लिए भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो IIT JEE और ओलंपियाड के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, मैं मेथड पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, तो कह सकते हो आपकी बोर्ड की तैयारी भी कर सकते हो, क्योंकि कोई भी स्टेप छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि tan x जो है वो डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कब, फॉर x = 2n + 1 π/2। सर ये 2n + 1 π/2 का क्या मतलब है। अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 90 डिग्री में अगर मैं 180 डिग्री जोड़ दूँ तो इनका देखो, अगर एक बार इसको ओपन करके देखो, तो ओपन करता हूँ अगर मैं इसको, तो ये क्या है, nπ + π/2। और n यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कोई इंटीजर वैल्यू है, तो जैसे मान लेते हैं n की वैल्यू 1 है,
तो 1 पे अगर रखूँ तो 1 पाई इन प्लस पाई बाई 2 मतलब 3 पाई बाई 2, और 3 पाई बाई 2 का मतलब कितना होता है, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270 डिग्री। ठीक है, तो tan x जो है वो नॉट डिफाइंड है फॉर x इज इक्वल्स टू 270 डिग्री। सही कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर मैं n की वैल्यू 0 ले लूँ, क्योंकि अपना जो n है वो z के बराबर है, तो मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, इंटीजर है, z का मतलब यहाँ पे क्या है, इंटीजर है। ठीक है, z का मतलब क्या है यहाँ पे, इंटीजर। ठीक है, तो n की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ तो ये अपना क्या बन गया, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, मतलब कि x इज इक्वल्स टू 90। तो tan x जो है वो डिफाइन नहीं होता है, 90 डिग्री पे भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि tan x जो है वो नॉट डिफाइंड है फॉर x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 2। इसको छोड़ के बाकी सब x के लिए tan x डिफाइंड होता है। ठीक है, यही समझाने के लिए मैंने इतनी महाभारत लिखी है। अब इसको मैं छोटा क्रिस्प फॉर्म में लिख देता हूँ। तो अगर किसी को नोट करना हो ये सब तो वो वीडियो को बैक करेगा, पॉज करेगा और लिख लेगा। ठीक है, मैं रब कर दे रहा हूँ इसे। चलो भाई tan x देख लेते हैं। तो tan x जो है वो कब डिफाइन नहीं हो रहा है, देखो सबसे पहले तो हमें r लिख देना है कि tan x उन सभी वैल्यूज़ के लिए डिफाइन है। r का मतलब सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन है, लेकिन इसमें से मैं माइनस कर दे रहा हूँ। क्या चीज़ माइनस कर दे रहा हूँ, जो अभी मैंने देखा 90 डिग्री के ओड मल्टीपल्स, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया रेडियन फॉर्म में, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और जहाँ पे n जो है वो अपना क्या है, इंटीजर। ये एक मत बस लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या है वो मैंने अभी समझाया कि 90 डिग्रीज़ के ओड मल्टीपल्स को छोड़ के बाकी सब जगह tan x जो है वो डिफाइंड रहता है। ठीक है, तो यही मतलब है। अब ये इन सब वैल्यूज़ पे tan x जो है वो वैल्यू क्या अटेन करता है, तो ये हमें पता है ऑलरेडी कि कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। तो सर क्या इन्फिनिटी भी अटेन करता है? देखो वास्तव में इन्फिनिटी जैसा कोई नंबर होता नहीं है। ठीक है, इन्फिनिटी है कि बहुत बड़ा नंबर, तो tan x की वैल्यू बहुत बड़ी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम जनरली लिखते हैं कि tan x जो है वो r अटेन कर सकता है। r का मतलब कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। ठीक है, तो रेंज क्या हो गई, r। और अभी हम बस केवल समझ रहे हैं इसको, धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस करने लगेंगे और जब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो ये सब अपने को खुद ही याद हो जाएगा। याद करना है वैसे अगर ना हो पाए तो, लेकिन ये खुद ही याद हो जाएगा अगर आप क्वेश्चंस ठीक से अटेम्प्ट करेंगे और जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं हम। tan x के बाद अपने पास आ जाता है cot x। ठीक है, तो cot x के लिए क्या रहेगा, cot x जो है वो हम पढ़ते हैं क्लास 10th में हमने पढ़ा होगा कि cot 0 सर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ऐसे ही अब अगर हम देखें कि cot 180 डिग्री वो भी नॉट डिफाइंड होता है। सर ये कहाँ से पता चल रहा है आपको, बाकी डिटेल में मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊंगा कि ये सब हो कैसे रहा है। अभी आपको cot 0 पता है ना, नॉट डिफाइंड होता है, तो cot 0 और इसी के मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री ये सब नॉट डिफाइंड रहते हैं। जैसे कि cot 360 डिग्री भी जो हो गया वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, अभी तक ये सब आप थोड़ा दिमाग में रखो, बाकी डिटेल में कि कैसे पता चला कि नॉट डिफाइंड है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं कहूँगा कि ये सब कब डिफाइन रहता है, cot x जो है वो सारी वैल्यूज़ ऑफ r की अटेन कर सकता है सिवाय किन के, जो मल्टीपल्स होंगी 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री का मतलब क्या रहता है, पाई रेडियन। तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, पाई की फॉर्म में लिख दिया। 180 डिग्री क्योंकि हमें डिग्री ना के बराबर यूज़ करना है, हमें जनरली रेडियन की फॉर्म में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पाई रेडियन। और पाई को अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्योंकि n अपना क्या है, इंटीजर वैल्यू है, तो मान लेते हैं कि n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, तो ये 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है। मतलब कि 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, या नेगेटिव में भी हो सकता है कि -180, -360, -540। तो ये हर तरीके से वैल्यू हो सकती है। तो cot x की जो डोमेन हुई वो हो गई सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, मतलब कि इन वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू x की आ सकती है। और ये रेंज क्या होगा इन सब वैल्यूज़ के लिए, r होगी। ठीक है, अभी केवल ये दिमाग में रखो, डिटेल में मैं डायग्राम वगैरह ग्राफ वगैरह से आपको अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, tan x हो गया, cot x हो गया, और क्या होता है, cosec होता है एक, तो cosec x। तो जैसे cosec x क्या होता है, तो cosec x अपने लिए होता है कि 1/sin x। ठीक है, तो हमें पता है कि कभी भी ना डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 आ गया इसका मतलब वो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। ठीक है, तो हमें ट्राई करना है कि sin x की वैल्यू 0 ना हो पाए। अब sin x की वैल्यू 0 कब होती है, तो सर हमें पता है कि 0 डिग्री पे sin 0 होता है, और 180 डिग्री पे भी 0 रहता है, और इसके मल्टीपल्स पे भी 0 ही रहता है साइन की वैल्यू।
ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर कोट में देखा वैसे ही ये है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि सर कोसेक एक्स भी जो है वो भी सब पे डिफाइन रहेगा, लेकिन कब डिफाइन नहीं रहेगा, जब ये मल्टीपल्स हो किसका 180 डिग्री का। तो हम इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि ये भी सारी वैल्यूज़ ऑफ एक्स अटेन कर सकता है एक्सेप्ट मल्टीपल्स ऑफ एन पाई। तो सर क्या जो है ये कोसेक एक्स की भी रेंज जो है वो आर होगी? बिल्कुल नहीं होगी यार। क्यों नहीं सर, क्यों नहीं होगी यार? देखो इसकी पहले मैं रेंज बता देता हूँ कि रेंज कितनी होगी, फिर मैं बताता हूँ कि होगी क्यों नहीं। ये इसकी रेंज होगी। सर ये क्या लिख दिया आपने, ये तो कुछ अजीब ही चीज़ लिख दी। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पूरी अपनी आर है, मान लेते हैं कि हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम सारे नंबर्स को, ठीक है, तो हमने कह दिया कि सर यहाँ से माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे इन्फिनिटी है पूरी नंबर लाइन पे। हम मान लेते हैं कि ये अपना -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। तो माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाओ, मतलब यहाँ से लेके 1 तक जाओ, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और फिर ये जो बीच में u है ना, इसका मतलब होता है यूनियन। यूनियन का मतलब है कि दोनों का हमें जोड़ना है इंटरवल को, और सेकंड वाली जो इंटरवल है वो है 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यूनियन का ओरिजिनल मतलब तो जोड़ना नहीं होता है, लेकिन अब नंबर लाइन के केस में अगर हम देखें तो हमें ये पूरी इंटरवल को शो करना है। ठीक है, किस में? रेंज के अंदर। तो हम कहेंगे कि इस केस के लिए अपनी जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ हो गई है भाई? -इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, जस्ट एक समझा रहा हूँ मैं, डिटेल में मैं आपको जब डायग्राम वगैरह बनवाऊंगा, ग्राफ वगैरह बनवाऊंगा, तब पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये कोसेक एक्स के बारे में हो गया। अब हम चलते हैं सेक एक्स के बारे में। ठीक, सेक एक्स। सेक एक्स के लिए क्या रहता है? देखो भाई सेक एक्स क्या होता है? 1/कोसेक कोस एक्स। ठीक है, हमें पता है कि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया इसका मतलब वो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो डिफाइन नहीं है। तो हम ट्राई करेंगे कि कोस एक्स जो है वो 0 ना हो पाए। अब हमें ये देखना है कि कोस एक्स जो है वो 0 कब होता है, तो कोस एक्स 0 जो होता है वो π/2 पे होता है। या हमने ऊपर भी देखा कि इसके मल्टीपल्स की फॉर्म में, और मल्टीपल्स भी नॉर्मल मल्टीपल्स की बात नहीं करेंगे, ओड मल्टीपल्स ऑफ π/2। सिर्फ और ओड ही मल्टीपल्स π/2 की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इवन मल्टीपल हो गया, जैसे कि π/2 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया? पाई बन गया। और कोस पाई जो है वो 0 नहीं होता, ये -1 होता है। सर ये आपको कैसे पता चला? अभी मैंने इतना नहीं बताया है, तो अभी आप दिमाग में रखो कि कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। ये पता कैसे चला सर? आगे देखेंगे कैसे पता चल रहा है। ठीक है, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डोमेन डिस्कस कर रहे हैं। तो डोमेन में मैंने अभी बताया कि ओड मल्टीपल्स होने चाहिए, इवन नहीं होने चाहिए। इवन का रीज़न भी दे दिया कि इवन क्यों नहीं होने चाहिए। चलो तो डोमेन लिख दूँ मैं अब सेक एक्स के लिए? लिख दो सर। चलो डोमेन लिख देता हूँ। तो सेक एक्स की जो डोमेन है वो भी रहेगी r - 2n + 1 π/2 और n बिलोंग्स टू z। सर ये z आप बार बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि z का मतलब है कि कोई भी इंटीग्रल वैल्यूज़ आ सकती है n की जगह, जैसे कि 0 मान लो, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो। और सर ये बीच में आप हाइफन लगा रहे हैं कि क्या है? ये माइनस का सिंबल की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं दिमाग में रखने के लिए कि r में से हमें वो सारी वैल्यूज़ घटा देनी है जो π/2 का ओड मल्टीपल्स हैं, वो सब डोमेन के अंदर आएगा। ठीक है सर। अब रेंज क्या होगी सर इसकी? तो रेंज कोसेक एक्स और सेक एक्स दोनों की सेम ही रहेगी। तो सर ये सब भी पेपर में आता है क्या? इससे रिलेटेड अभी आपको एक सवाल कराऊंगा मैं, ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि ये सब कहाँ काम आ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, शायद फर्स्ट वाले क्वेश्चन से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि इन जो इंटरवल्स हम डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं इनका भी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यदि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो a - 5/2 है तो a कहाँ से कहाँ लाई करेगा? सर ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया। हाँ दिखने में छोटा है, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं तो ये क्वेश्चन ठीक है स्टार्टिंग लेवल में। देखो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि कोस थीटा की जो रेंज रहती है, मतलब कोस थीटा की जो वैल्यू रहती है वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करती है? -1 से 1। ठीक है, यस सर, बिल्कुल। कोस थीटा की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 होती है। तो हम लिख देते हैं कि हमें पता है कि कोस थीटा जो है वो -1 से 1 आता है, और हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ है? नहीं सॉरी, कोस थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है? a - 5/2। बिल्कुल सर।
तो अब हमें सिर्फ इस इंटरवल को सोल्व करना है। इंटरवल को सोल्व करना सर आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर हटाना है अपने को, तो डिनोमिनेटर को हटा देते हैं। कैसे हटा रहे हैं सर? सिंपल सा तरीका, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो इतना तो आप लोगों को आता ही होगा। ठीक है, अब हमें 5 को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। दोनों तरफ को 5 ऐड कर दिया, बिल्कुल। तो यहाँ से अब अगर आप देखें तो आपको एक ही एक इंटरवल मिल गई है। बिल्कुल सर मिल गई है। तो क्या आप इस इंटरवल को ऐसे भी लिख सकते हैं? बिल्कुल, अभी मैंने यही सिखाया था ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरवल में। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, जिसमें हमें ये देखना था कि कोस थीटा की हम रेंज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या डोमेन का कोई यूज़ था? नहीं, डोमेन का कोई यूज़ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आ गई? 3/7, सॉरी 3/7 नहीं, 3 to 7, 3 और 7 दोनों की तरफ क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो ए के अंदर इंक्लूड रहेंगी। तो ए सर क्या 3 और 7 ही इंक्लूड होगा? नहीं, इसके बारे में, ए के बारे में कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब हम मानेंगे कि ए जो है वो रियल नंबर है, और रियल नंबर वो भी कौन से वाला? 3 से 7 के इंक्लूड करके भी, और इन दोनों के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे ए की वैल्यू को अटेन कर सकते हैं। ठीक है सर, कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो रियल नंबर्स होती हैं? तो रियल नंबर्स तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, किन्हीं भी दो नंबर्स या रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर एक इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा पलट दूं, क्वेश्चन को अब इंटरवल ना कह के अगर मैं क्वेश्चन को ये कहूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज़ ऑफ ए। इस क्वेश्चन में अगर हमसे सवाल अब ये पूछ ले कोई कि रियल वैल्यूज़ ऑफ ए बताओ कि कितनी है टोटल, तो हम कहेंगे कि इसमें बहुत सारी रियल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 3 से 7 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछ ले कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर या नेचुरल वैल्यूज़ ऑफ ए, तो क्या क्या रहेंगे? नेचुरल नंबर तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, तो कितनी वैल्यूज़ आ गई? 5 आ गई। तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस तरीके से हम ये जो डोमेन और रेंज हमने पढ़ा इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो भी, जो इससे आगे का पोर्शन होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।